गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलदीप सिंह। तो आज हम जो हमारा +1 के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा 7 चैप्टर चला हुआ है, 7 नंबर लेसन चला हुआ है कि परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन की टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवल्यूशन। उसके अंदर कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसका क्या अर्थ होता है, प्रशिक्षण क्या होता है, मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। आज हम इसके महत्व को पढ़ते हैं कि इनका महत्व किस प्रकार है। ठीक, खेलों में जो प्रशिक्षण है या मापन है, टेस्ट, मेजरमेंट एवं एवल्यूशन, इनका स्पोर्ट्स के अंदर क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट। कि जब खेल कूद और शारीरिक शिक्षा की बात आती है तो मात्रात्मक आंकड़ों, डेटा के साथ काम करता है। विकास सफलता प्राप्त करने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है कि जो भी हम जब शारीरिक शिक्षा या खेल कूद की बात आती है तो इसके अंदर आंकड़ों का पता चलता है कि वह आंकड़े किस प्रकार के हैं। सभी की जो भी एक्टिविटी या मापन किस प्रकार का करते हैं, मेजरमेंट किस प्रकार की होती है, अगर खेल की बात आती है, ये सारा का सारा निचोड़ है इसका। कि आगे के मूल्य को एक नजर देखते हुए हम इस बात का ज्ञान हो जाता है कि एक खिलाड़ी ने कितनी प्रगति की है, कितना विकास करना बाकी है और उस पर कितनी सीमाएं निर्धारित करनी आवश्यक है। यानी यह एक प्रगति के तौर पर चलता है कि उसने क्या क्या किया है। यानी एक खिलाड़ी से रिलेटेड अगर बातें कर लें तो उसे जान लिया जाता है कि उसने क्या पिछले ईयर किया है, उसने जो भी एक्टिविटियां की है उसमें क्या क्या उसके अंदर सफलताएं होनी चाहिए, क्या क्या उन्होंने एक्टिविटियां वगैरह की है और उनके अंदर क्या क्या सुधार हो सकता है। सारी गतिविधियां प्रगति के तौर पर ही चलती है। कि शिक्षकों और प्रशिक्षकों को परीक्षण और मापन द्वारा सहायता प्राप्त होती है ताकि वे प्रशिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता का मूल्यांकन कर सके और सामंजस्य और प्रभावी तरीके से अधिक सफल आउटपुट की योजना बना सके। तो इसके लिए कुछ महत्व बताए गए हैं। सबसे पहले आता है एक कि एथलीटों का वर्गीकरण, कि इनका किस प्रकार वर्गीकरण करके हम प्रशिक्षण, मूल्यांकन और जो इसके महत्व को जान सकते हैं खेलों के अंदर। देखिए, सभी खिलाड़ियों में समान शारीरिक योग्यता और गुण नहीं होते, ये भी पता है। अगर आप भी आपसे लगाएं, अगर 100 बच्चे को स्पोर्ट्स के अंदर डाल दिया जाए, उनमें से लगभग 10 या 15 ही बच्चे अच्छे निकल कर आते हैं। ये सभी के अंदर खेलने के गुण होते हैं और कुछ के अंदर शिक्षा के गुण होते हैं। कोई शिक्षा के अंदर इंटेलिजेंट होता है, कोई स्पोर्ट्स के अंदर इंटेलिजेंट होता है। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखा जाता है कि एक एथलीट को उपयुक्त श्रेणी में जबरदस्ती डाला जाता है। उदाहरण के लिए मुक्केबाजी में अलग अलग भार श्रेणियां होती है। वर्गीकरण आमतौर पर लिंग जांच, ऊंचाई, उम्र, वजन, मोटर क्षमता, प्रशिक्षण और मापन, मानसिक मनोवैज्ञानिक अक्षमता के आधार पर किया जाता है। इन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है कि जिनको मामले की गहन जानकारी होनी चाहिए। इसका महत्व है कि स्पोर्ट्स के अंदर इस प्रकार का हमें एथलीटों का वर्गीकरण करना चाहिए कि अगर कोई रेस के लिए खिलाड़ी है, एथलेटिक्स है, एथलीट है, तो उसको एथलीट्स के अंदर डालना चाहिए। अगर वो अट्टा कट्टा है तो उसको बॉक्सिंग, जुडो वगैरह, कुश्ती वगैरह इसके अंदर डालना चाहिए। जो उसकी गतिविधियां अगर लंबी हाइट के विद्यार्थी हैं तो उनको बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे गेमों के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ऐसे गेम्स हैं, थ्रोबॉल, जिसके अंदर हाइट्स की जरूरत होती है। और जो हट्टे कट्टे होते हैं, बॉडी शेड्यूल होती है जिसकी, उसको कबड्डी, कुश्ती इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए और फुटबॉल वगैरह आदि। तो इसी के आधार पर मापन किया गया कि एथलीटों को इस प्रकार बांटना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी इस गेम के लिए अच्छा होता है। उसके बाद में अगला आता है कि कौशल सेट की पहचान करना। कि जो प्रशिक्षण, मापन, मूल्यांकन प्रशिक्षकों एथलीट की शारीरिक और तकनीकी अक्षमता की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जिसके कारण वे उनकी अक्षमता के अनुसार सही दिशा में उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कि वो जो कौशल होता है, स्किल्स, की वह बच्चा किस प्रकार के स्किल सीख सकता है। किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, अगर कोई बच्चा है उसको बोल दिया जाता है कि आप कबड्डी खेलिए और वो इसके इच्छुक ना हो, उसके ऊपर ज्यादा जबरदस्ती डाली जाती है तो फिर क्या होता है, नुकसान नहीं हो सकता है, चोट वगैरह लग सकती है। तो उसके साथ में कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर उसको कौशल के स्किल्स वगैरह अगर उसको सिखाए जाते हैं या उसका मन लगता है तो ही उसको उसके अंदर पार्टिसिपेट वगैरह करवाना चाहिए। ये भी इसका एक महत्व है कि इसका मापन, प्रशिक्षण किस प्रकार उनका होना चाहिए, इसके महत्व के अंदर आता है। उसके बाद में आता है नंबर 3 पे कि प्रदर्शन में सुधार। कि उनका जो
प्रशिक्षण मापन मूल्यांकन है, इसके अंदर जो महत्व है मैन इसका कि उनका प्रदर्शन किस प्रकार का होना चाहिए और उनके अंदर किस प्रकार का सुधार होना चाहिए। कि विकास एक रैखिक प्रगति है और दोनों को तभी प्राप्त किया जाता है जब एथलीट और प्रशिक्षक दोनों इस विषय का ज्ञान हो कि एथलीट ने कितना सुधार किया है। जो भी प्रशिक्षक है उसको सिखाने वाला, उसको सबसे पहले परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो भी उसको एक्टिविटियां या जो भी गतिविधियां करवाता है उनके बारे में वह पूर्ण रूप से निपुण होना चाहिए, तो ही वह आगे उस खिलाड़ी को अच्छी ट्रेनिंग वगैरह दे सकता है। कि प्रशिक्षण मापन या मूल्यांकन का आयोजन एथलीट की प्रगति और कमजोरियों की जांच करने के लिए किया जाता है। उनको प्रशिक्षकों के अधिक प्रभावी परिणामों के लिए कार्यक्रम को फिर से डिजाइन करने में सक्षम बनाना चाहिए। कि यह बोला गया है कि जो भी प्रशिक्षक वगैरह होते हैं उनको उनकी कमजोरी किस प्रकार की है उसको पकड़ने में जो भी शिक्षक है उनको यह देखते हैं कि वह, अगर कबड्डी की बात करते हैं तो 7 प्लेयर्स वगैरह खेलते हैं तो वो यह देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कमजोर है तो उसको वहां से चेंज वगैरह किया जा सके। फुटबॉल के अंदर भी यही गतिविधि होती है कि कौन सा फॉरवर्ड खेल सकता है, कौन सा बैकवर्ड वगैरह खेल सकता है, तो यह उनको निर्धारित करना चाहिए और उसी निर्धारित करने से तो ही वह प्रदर्शन के अंदर वह सुधार कर सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रेरणा। कि जो भी प्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है, प्रेरणा करना होता है कि प्रशिक्षण मापन और मूल्यांकन खिलाड़ी को प्रेरित करता है कि आकांक्षी छात्रों से वयस्क पेशेवरों तक सभी को उनके समय के बनाए गए रिकॉर्ड को समायोजित करके और उनकी उपलब्धियों को दिखाकर उनका पहले का स्तर कितना था उसके साथ दूसरे प्रतिनिधियों के मानक को यानी उनके जो गुणवत्ता है गुणना उनको ध्यान में रखकर दर्शाए जाते हैं कि उनकी प्रतिस्पर्धा तक कर सकते हैं। कि यह भी एक खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पिछले खिलाड़ी है उनका डाटा उठाकर उनको जो नए खिलाड़ी है उनको दर्शाया जाता है कि इस खिलाड़ी ने इस स्तर तक अपनी उपलब्धि हासिल की है तो आप भी कर सकते हैं। तो यह डाटा वगैरह उनका पीछे का रिकॉर्ड उठाकर उनको दिखाते हैं कि उसने कितनी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आप भी ऐसा ही इसका भी महत्व ये भी है कि खिलाड़ियों को हम ऊंचे स्तर तक लेके जा सकते हैं। कि उनको एक प्रेरणा के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके अंदर प्रेरणा जगा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इन गेमों के अंदर जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बाद में आता है कि लक्ष्य निर्धारित करना। फिफ्थ पॉइंट अपना कि लक्ष्य को निर्धारण करना। कि प्रशिक्षण मापन और मूल्यांकन छात्रों को लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है जिनको मानसिक कौशल जैसे कल्पना करना शामिल होता है, जो बदले में कौशल सीखने में रणनीतियां प्रस्तुति और प्रतिस्पर्धा की यानी प्रतियोगिता के अंदर प्रतिस्पर्धा होता है, प्रतियोगिता के अंदर की भावना से काम करने में मदद करता है। तो यह भी एक इसका लक्ष्य पूर्ण निर्धारित करना भी महत्व बताया गया कि प्रशिक्षण और मापन के अंदर उनको छात्रों को मदद करता है जिनको मानसिक कौशल दिमाग के तौर पर जो भी स्किल्स वगैरह सिखाए जाते हैं उसके अंदर भी निपुणता लाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि प्रदर्शन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए कि प्रतिस्पर्धा जो प्रदर्शन क्षमता है कि आप कितना प्रदर्शन करने में सक्षम है उसका अनुमान लगाने के लिए भी हमें प्रेरित करता है। कि प्रशिक्षण मापन और मूल्यांकन के माध्यम से पाए गए परिणामों का उपयोग करके खिलाड़ी का प्रदर्शन अक्षमता से पहले अनुमान लगाया जा सकता है। प्रशिक्षक को एक उचित और कुशल चयन प्रक्रिया को अपनाने में सक्षम बनाता है। कि जो प्रदर्शन क्षमता होती है उसको चुनने में जो प्रशिक्षक होता है, कोच होता है सिखाने वाला, उसके अनुमान लगाना चाहिए कि यह कितना सक्षम आ सकता है अपने गेम्स के अंदर, कि इसके ऊपर कितना निर्भर है वो है। अगर कोई मैच है तो सभी जो भी प्लेयर्स होते हैं सभी के ऊपर 100% मैच होता है, तो यह निर्धारित करता है जो कोच और शिक्षक होता है जो उनको सिखाने वाला कि इस बच्चे के ऊपर ये मैच कितने % है, तो इसकी अक्षमता है भाई ये सक्षम है इस मैच में इस पॉइंट से खेल सकता है। तो जो शिक्षक है उसको यह पहले अनुमान लगा लिया जाता है और तो ही वह अपने टूर्नामेंट में निर्धारित कर सकता है अपने लक्ष्य। उसके बाद में आता है कि एथलीट की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कि उस जो लास्ट पॉइंट है कि एथलीटों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए आपके बुक में अंदर है
जब भी आप नोट वगैरह करोगे तो सारे के सारे आपके पॉइंट दिए हुए हैं, जब भी आपका राइटिंग के अंदर काम आएगा तो देख लेना कि एक प्रशिक्षण केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब वह छात्रों की आवश्यकता का पता लगा सके और उसे संबोधित करे। उनकी उन जरूरतों को पूरा करने में वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सशक्त बन सकते हैं और वे उपलब्धियों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। कि जो एथलीट होते हैं, जो भी उन पर निर्भर होता है कि उनकी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उनको किन उपकरणों की आवश्यकता है। जो कोच होता है वह उनको सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है कि उनको किस प्रकार का ग्राउंड होना चाहिए, उनके लिए उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए, तो ही वह अपने प्रदर्शन के अंदर अच्छा सुधार करके और उच्च उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। तो ये भी एक इसका महत्व है कि जो प्रशिक्षण मापन है उसके तौर पर किस प्रकार खिलाड़ी को मापा जा सकता है कि खिलाड़ी के अच्छे उपकरण होंगे, अच्छा ग्राउंड होगा तो वह अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसके बाद में अनुसंधान उद्देश्यों के लिए कि जो उचित अनुसंधान और प्रयोग के उपयोग से शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हो सकता है। प्रशिक्षण मापन और मूल्यांकन के कारण आंकड़ों को प्राप्त करके शोधकर्ता कई नई तकनीकों को विकसित करते हैं और उसमें सुधार लाते हैं और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। कि आज का जो समय आ चुका है, नई तकनीकों का आ चुका है, हर तकनीक है। पहले क्या होता था, जो तकनीकी है बहुत कम थी। आज का जो साइंटिस्ट ऐसा युग चला हुआ जिसके अंदर हद से ज्यादा तकनीकी है। हमारे भारत में बिल्कुल कमी है, बल्कि हम विदेशों से कोच को बुलवाते हैं और हम जो भी किसी भी गेम्स की ट्रेनिंग वगैरह उनसे लेते हैं। तो हमारे इसकी तकनीकों की सुविधाएं बहुत कम है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था कि प्रशिक्षण मापन और मूल्यांकन का क्या महत्व है स्पोर्ट्स के अंदर, कि खेल के अंदर इनका क्या महत्व है, तो आज हमने किया था। इसके 8 पॉइंट है कि एथलीटों का वर्गीकरण करना, उनको किस प्रकार बांटा जा सकता है, कौन सी गेम्स के अंदर किस प्रकार के एथलीट्स वगैरह होने चाहिए या किसके लिए कौन सा गेम होना चाहिए, और कौशल सेट्स की यानी स्किल्स का सेट बना के जो भी किस प्रकार के उनको स्किल वगैरह करवाने चाहिए। प्रदर्शन में सुधार के लिए भी इसको प्रशिक्षण मापन को मोटिवेट वगैरह किया जा सकता है। प्रेरणा यानी अभी प्रेरणा होता मोटिवेट करना, उनको प्रेरणा दी जाती है कि आप अच्छे तरीके से खेल। इसी प्रकार लक्ष्य निर्धारित करना, उनको लक्ष्य निर्धारित करना सिखाया जाता है। प्रदर्शन क्षमता अनुमान एथलीटों की आवश्यकता अनुसंधान उद्देश्यों के लिए तो यह महत्व बताए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो भी आपको ये होमवर्क वगैरह मिलता है इसको अच्छे तरीके से आप अपनी नोटबुक के ऊपर फेयर बुक बना लें और नोट्स के तौर पर आप इसको अच्छे तरीके से राइट करें, ताकि आपको जब भी नोट्स होंगे तो आपको बुक्स वगैरह का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अगर आप नोट्स वगैरह बनाओगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाओगे, चाहे छोटे बना दो, अच्छे शब्दों में तो बढ़िया होने चाहिए, ताकि एकदम से अगले पर इफेक्ट पड़े। तो आप एक नोटबुक आपकी अच्छे तरीके से तैयार कर लें और जो भी आपको होमवर्क वगैरह मिलता है तो आप डेली रूटीन वाइज उसको करते रहें। आपकी जो होमवर्क की अभी हॉलीडे होमवर्क की कॉपी वगैरह आपकी स्कूल में जिसकी नहीं आई है अभी तक, वो जल्द से जल्द जमा करवा दें, जो भी आपको होमवर्क मिला था। और बाद में आपका जो अभी होमवर्क जाने लग रहा है तो इसको भी बाद में कॉपियां वगैरह आपकी मंगवा लेंगे और चेक करेंगे। जो भी असेसमेंट के आपके नंबर लगने हैं, प्रैक्टिकल के नंबर या असेसमेंट के जो भी नंबर आपके, इनके तौर पर ही होगा कि आपने किस प्रकार का अच्छा होमवर्क वगैरह जो भी आपने कार्य वगैरह किया है। तो मेरी आशा है कि आप जो भी होमवर्क वगैरह करते होंगे अच्छे तरीके से करते होंगे। धन्यवाद।